हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की गणित इकाई जो 2 है, इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस इकाई 2 में जो है ये पाठ का नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। इससे पहले हम लोग इकाई 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज बारी है इकाई 2 की। हम लोग करेंगे क्या कि ये जो इकाई 2 है इसका हम लोग सारा नियम कायदा कानून एकदम बेसिक तरीके से सीखते हुए चलेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो आइए देखते हैं कि इस इकाई 2 में पहला नियम कौन सा है। तो चलिए देखिए, जो कक्षा 6 की गणित है और इकाई नंबर जो 2 है उसका पहला नियम यह है योग का संवरक नियम। योग का मतलब आप लोग जानते हैं कि जोड़ होता है, और संवरक नियम तब अब देखिए क्या होता है। योग का संवरक प्रगुण, प्रगुण कहिए चाहे नियम कहिए, बातें कहिए। इस नियम में क्या होता है कि जब 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यही इसका नियम है। जैसे में हम लोग देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक पूर्ण संख्या है 3 और एक पूर्ण संख्या है 4। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो जब 7 आएगा तो ये कैसे आएगा? पूर्ण संख्या में आएगा, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। ये हो गया हमारा। और देखिए, हमें मान लीजिए अगर 5 में 3 को जोड़ना है तो 8 आएगा। तो कि एक पूर्ण है, क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और देखिए, मान लीजिए कि अगर हमको 0 में कोई अंक जोड़ना होगा, मान लीजिए कि हम 8 जोड़ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? 8 भी एक पूर्ण संख्या है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, दोनों पूर्ण संख्या है। तो संवरक नियम यही कहता है कि जब 2 पूर्ण को आपस में जोड़ा जाता है ना, तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, जो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए उसके बाद, अब मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 10 और ले लेते हैं 0। अब हम 10 को 0 में ऐड करेंगे। तो इससे पहले हमने क्या किया था कि 0 को 8 में ऐड किया था। अब बताइए, दोनों तो पूर्ण संख्या है, तो क्या दोनों का योग एक पूर्ण संख्या होगा? तो बिल्कुल होगा, एक पूर्ण संख्या ही होगा। एक पूर्ण संख्या है। तो योग का संवरक नियम यही था कि जब 2 पूर्णांकों को आपस में जोड़ा जाता है या फिर 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो हमारा जो रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है कि एक पूर्णांक ही निकल कर आता है। ये था हमारा पहला टॉपिक। देखते हैं दूसरा नियम क्या है। यहाँ लिखा है योग का क्रम विनिमय नियम। अब देखिए, क्रम विनिमय नियम क्या होता है। सबसे पहले योग समझिए। योग का मतलब होता है जोड़ना, और क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है क्रम का बदल जाना। अभी मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 पूर्णांकों का योगफल, ठीक, 2 पूर्णांकों का जो योगफल होगा उन दोनों के अंकों को आपस में बदलने पर जो पूर्णांक आएगा या फिर जो योगफल आएगा उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यही इसका नियम है। जैसे देखिए, मैं आपसे यह कहूँ कि अगर हम 3 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आप तो सीधे से कहेंगे कि 8 आएगा। लेकिन अगर हम इसमें क्रम विनिमय नियम का नियम लगा दें, जैसे हम कहें कि भैया 5 को 3 में जोड़ना है, तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो यही होता है क्रम विनिमय नियम। अब इसको ऐसे समझिए, मेरे इस हाथ में 10 का नोट है और इस हाथ में 10 का सिक्का है। दोनों तो एक बराबर है, कोई फर्क तो नहीं। एक यहाँ पे कागज, एक यहाँ पे मीटर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 10 के नोट को इसमें रख रहा हूँ और इस सिक्के को इसमें। कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी तरह से ये भी कहता है क्रम विनिमय नियम
कि अगर जब आप क्रम को बदल देते हैं तो उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एक और देखिए, चलिए हम 4 में 6 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 10 से आएगा, बिल्कुल 10 आएगा। अब हम क्रम को बदल देते हैं, अब 6 में 4 को जोड़ते हैं तब वो तो 10 नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया कि क्रम विनिमय नियम, मतलब ये होता है कि क्रम का बदल जाना, पहले की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला, मगर योगफल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है 3 नंबर का, योग का तत्समक अवयव। अब योग का तत्समक अवयव क्या होता है? सपोज कीजिए कि जब किसी भी पूर्णांक में 0 को ऐड कर दिया जाता है, मतलब 0 को जोड़ा जाता है, तब परिणाम तो वही ना आता है। 0 मतलब मैं क्या बताया था कि 0 मतलब कुछ नहीं, 0 कोई संख्या नहीं होती, वह एक पूर्णांक है। तब देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए 0 में हमको 7 जोड़ना है तो कितना आएगा? 7 ना आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मान लीजिए कि हमको 10 में 0 को जोड़ना है तो 10 आएगा। मान लीजिए कि 0 को 0 में हमें जोड़ना है तो कितना आएगा? 0 यही आएगा। तो जब किसी भी पूर्णांक में 0 को जोड़ते हैं ना, तब वही परिणाम आता है, वही पूर्णांक आता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो शून्य होता है, जब हम शून्य को जोड़ते हैं तो शून्य ही उसका तत्समक अवयव कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर तुमसे कोई पूछ दे कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, तो सीधी से जवाब देना है कि 0 होता है। अब पूछेगा क्यों, तो सीधा जवाब देना कि जब किसी भी संख्या में हम 0 को ऐड करते हैं तो वही संख्या आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 आएगा, तो ये हो गया योग का तत्समक अवयव, 0 को किसी पूर्णांक में जोड़ना। चलिए देखते हैं अगला हेडिंग है हमारा योग का साहचर्य नियम। ये बहुत ही बढ़िया नियम है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। योग का साहचर्य नियम क्या कहता है कि इसमें आपको 3 पूर्णांक लेना है और तीनों को आपस में ऐड करना है। लेकिन तरीका क्या होगा ये देखिए। चलिए हम लोग ले लेते हैं 3 पूर्णांक, 2 धन 3 और धन 4। अब हमको इसको ऐड करना है, लेकिन एक ही बार थोड़ा ऐड करना है, 2 बार ऐड करना है। पहले हम क्या करेंगे कि 2 और 3 को ऐड करेंगे। अगर आप ब्रैकेट की सवाल पढ़े होंगे तो इस नियम को तो जरूर जानते हैं कि सबसे पहले अगर छोटा कोष्ठक है तो उसी को हल करते हैं। तो इसको इसमें जोड़िए, देखिए कितना आता है। जब 3 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 5 निकल कर आएगा, फिर ये बच गया, फिर यहाँ पे इसको ऐसे ऐड कर देंगे, फिर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया है। आगे देखेंगे इसी को 2 धन 3 और धन 4, इतना हो गया। अब क्या किए थे हम लोग कि 2 और 3 को न लिए थे, तो हम लोग 2 और 3 को न एक साथ लिए थे। अब क्या करेंगे कि 2 को छोड़ देंगे, 3 और 4 को ले लेंगे। तो 2 धन 4 3 7 बराबर 9। जब इस विधि से जोड़े तब भी 9 आया और इस विधि से जोड़े तब भी 9 आया। कुल मिला जुला के बात यह है कि योग का साहचर्य नियम कहता है कि जब आप दोनों विधि से जोड़ेंगे तो हमारा योगफल वही निकल कर आएगा, बस केवल थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा इस प्रकार से। एक और देख लीजिए, अब देखिए, अब इसको आपको साहचर्य नियम पर क्या करना है कि हल करना है। तो सबसे पहले 2 अंक को एक साथ ले लीजिए, तो 5 4 9 और धन 6 बराबर 15 आ जाएगा। अब एक बार 5 और 6 को ले लीजिए, 4 धन 5 धन 6 हो जाएगा, इतना हो गया। तो 4 धन
पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। 6 5 11 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तब 15 हो जाएगा। ये हो गया हमारा साहचर्य का नियम। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है 5वां नंबर का, पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण और संवरक प्रगुण। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि योग का संवरक प्रगुण मतलब दो उसमें संख्या होगा और दोनों का अगर जो अंक बदल बदल कर अगर हम ऐड करेंगे तो योगफल तो समान आ जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि क्या घटाने वाले पर भी वह नियम लागू होगा कि नहीं लागू होगा, तो देख लीजिए क्या होता है। मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 5 8 और 5। इसका जब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब सवाल यह उठता है कि यह जो 3 है ये कैसा है, यह एक पूर्णांक है ना, तो क्या हो जाएगा कि यह एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। संवरक नियम क्या कहता है कि भैया अंक बदल जाएगा आपस में, जैसे 8 है और 5 है तो अब 8 की जगह 5 और 5 की जगह 8 हो जाएगा, चिन्ह वैसे ही रहेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 5 और यहाँ लिख देते हैं 8। बराबर तो 3 आएगा लेकिन माइनस में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो क्या यह एक पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक नहीं है, नहीं है। अब सोचिए जब हम योग वाले पर पढ़े थे, अगर मान लीजिए इसी को हमको योग का उदाहरण लेना है जिसमें बता रहा हूँ, तो 8 + 5 जब करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब 5 प्लस जब 8 करेंगे तब वो न 13 आएगा। तो इस नियम से यह सिद्ध होता है कि जो पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण है वह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि देखिए जब अंक बदल रहा है तो संख्या प्लस और माइनस में आ रही है। माइनस वाली संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, पूर्ण कह लीजिए चाहे पूर्णांक, वो संख्या नहीं होती है। लेकिन संवरक नियम जो संवरक प्रगुण है वो योग पर क्या होता है, लागू होता है, लेकिन घटाने पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एगो प्लस में आ रहा है तो एगो माइनस में आ रहा है। एक और देख लीजिए अपनी संतुष्टि के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 6, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा। तो -1 जो है यह एक पूर्णांक नहीं है। अब अंक बदलिए, जैसे इसको बदले थे तब 6 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। अब ये आ गया प्लस में, एक आया प्लस में और एक आया माइनस में। लेकिन संवरक प्रगुण कहता है कि यह कहीं अंक आना चाहिए जोड़ने पर या फिर चाहे घटाने पर, और चिन्ह ये कहीं आना चाहिए। तो अंक तो समान आ रहा है लेकिन चिन्हिया जो विपरीत आ रहा है। तो ध्यान रखिए कि संवरक प्रगुण घटाने पर लागू नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे का। देखिए इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो किताब से संबंधित 5 नियम था, मैंने 5 नियम को आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बता दिया और यही उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखिए जो इकाई नंबर 2 है, उस इकाई नंबर 2 के अभ्यास 2A का जो पहला क्वेश्चन है, अब हम लोग इसको करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 2A का। लिखा है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। मतलब क्या है कि यही क्वेश्चन है हमारा। ये एक संख्या रेखा दिया गया है, इस पर योग तथ्य हैं और इसी को हमको लिखना है। योग कर मच्छर कहीं उड़ रहा है भाई। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें जो कुछ रेखाएं हैं, सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि क्या होता है। हमको यहाँ पे 2 संख्याओं को जोड़ना है और 9 पर जाकर रुक जाना है। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे कि पहली लाइन यहाँ से 0 से उठाएंगे, फिर यहाँ से जाते जाते यहाँ पे 4 पर चले आएंगे। पहला काम अगर सवाल में दिया है तब मैं आगे अभी बताऊंगा क्वेश्चन। फिर 4 से उठेंगे और फिर कहाँ चले जाएंगे 9 पर। जब 2 अंकों को जोड़ेंगे ना तो 9 आएगा, इसीलिए पहले 0 से 4 से फिर 9 पर गया है, अभी मैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद फिर 0 से यहाँ से उठते हुए यहाँ गया है, कहाँ पर 9 पर आ गया है। मतलब
एक बार यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ चला गया है। आगे देखते हैं। ये जो आपको तीर का निशान दिख रहा है ना, ये जो आप दिख रहे हैं तीर का निशान, ये तीर का निशान यह बताता है कि आपको यहाँ से इसी दिशा में चलना है। क्योंकि आप कभी कभी देखे होंगे रास्ते पर जो तीर का निशान लगा रहता है तो यह दर्शाता है कि आपको किस दिशा में जाना है। तो यह भी यही है। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर। तो हम क्या करेंगे कि 0 से चलना शुरू करेंगे और 4 पर जाएंगे। मैं समझा रहा हूँ सिर्फ देखिए, 1 2 3 4, 4 पर गए, बिल्कुल सही बात। तो नीचे लिख देंगे 4, फिर प्लस लगा देंगे। काहे कि भैया हमको योग तत्व को दर्शाना है, न कि माइनस को। फिर अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, 9 पर, 1 2 3 4 5, कितना जोड़ देंगे 5। कुल मिला के हमारा कितना आना चाहिए, 9। ये तो मान लीजिए हमारा हो गया आंसर, ठीक। लेकिन आपको समझना कैसे है, यहाँ से शुरू हुआ और कहाँ चला गया, 9 पर। मतलब कि हमको योग करके 9 लाना ही होगा। अब क्या क्या योग करेंगे, यहाँ तो 2 अंक था, तो यही चिन्ह आपको बताया कि भैया पहले 4 ऐड करेंगे, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे, तब ना जाके 9 होगा। तो ये जो चिन्ह का मतलब था यही था कि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 गो गिनती है और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 गो गिनती है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9। अब ये जो 9 है, अब 0 से शुरू होकर के सीधा कहाँ चला गया है, 9 पर चला गया है। तो इसका यही मतलब होगा और ये हो गया हमारा इसका उत्तर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो पहला था उसका दूसरा खंड क्या कह रहा है। अब देखिए यह एक संख्या रेखा है और हमको 0 से कहाँ पर गया है, 11 पर। मतलब कि जोड़कर हमको 11 लाना होगा, जो कि खंड नंबर पहला में आप सीख चुके हैं कैसे होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से गिनना शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। तो देखिए 5 आता है कि नहीं, 1 2 3 4 5, 5 तो हमारा आ गया। फिर प्लस का चिन्ह, क्योंकि हमको योग बताना है। फिर यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, 11 से लास्ट वाला जो ये तीर दिखाएगा वही पर जाना है। आगे आप कितना गिनती बढ़ा लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए 1 2 3 4 5 6, अब इसमें 6 को ऐड कर दीजिए। हमारा कितना आ गया, 11 निकल कर आ गया। अभी पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले खंड में मैंने आपको बताया था इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है। मतलब 0 से 5 तक गए मतलब बी वाला है, फिर 5 से 11 पर गए मतलब बी वाला है, और जब पूरा 0 से लेके 11 पर गए मतलब ये वाला है, जो हम लोग का क्या आंसर निकल कर आया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला की होती है समाप्ति। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अब देखिए इसका जस्ट क्वेश्चन नंबर पहला जो था, क्वेश्चन नंबर दूसरा का एकदम ठीक जस्ट उल्टा है, ऐसे कह लीजिए। अब हमको क्या करना है कि इसके पहले वाले जो प्रश्न में एक संख्या रेखा दिया था और हमको इस रूप का बनाना था, अब ऐसा वाला दे दिया, संख्या रेखा वाला हमको बनाना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि संख्या रेखा खींच लेते हैं। संख्या रेखा खींच लेते हैं भैया, संख्या रेखा होगा। हमको कहाँ तक जाना है, 9 तक। 9 होना चाहिए, 9 से आगे बढ़ जाएंगे कोई बात नहीं है, कोई खतरा नहीं होगा। तो हमको तो 9 तक जाना ही जाना होगा। तो चलिए 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। अब हमको क्या करना है कि हमको 0 से जाना है, कहाँ से, 5 पर, 0 से 5 पर। तो क्या कीजिएगा कि 0 से 5 पर जाइए, ये आ गए। 0 से 5 पर गए, अब इसको तीर से दिखा दीजिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक। अब हमको कहाँ जाना है, 9 पर जाना है। या तो 4 अंक गिन कर जाइए या फिर सीधे 9 पर चले जाइए, वो भी ठीक है। तो चलिए हम सीधे चले जाते हैं कहाँ, 9 पर। यहाँ आगे इसको तीर से दिखा दीजिए, हो गया।
जब ऐसे करेंगे तो इतना ही आएगा जोड़ेंगे तो। अब आगे देखिए, फिर एक यहाँ से बड़ा वाला तीर दिखा दीजिए, जैसा कि मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इसका यही मतलब होता है। ठीक, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर 9 को भी दर्शा सकते हैं कि जो ये 9 है 0 से 9 तक है, ये इसका ई वाला चिन्ह है और इसका ई वाला चिन्ह है, मतलब कि यहाँ ये हो जाएगा 5 और यहाँ ये हो जाएगा 4, कुल मिला जुला के बाद एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा खंड नंबर जो पहला था ये हमारा एकदम परफेक्ट ऐसे लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का खंड नंबर दूसरा क्या है। अब 0 + 5 है, मतलब 5 तक हमको जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक संख्या रेखा खींच लीजिए, अब उस पर इसको दर्शा लीजिए, जोड़ने पर जो पूरा आता है तो 5 है ना आएगा, तो 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 7 तक हम लोग दर्शा देते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। अब हमको 0 से कहाँ जाना है, 5 पर जाना है, तो चलिए 0 से हम लोग 5 पर जाते हैं। ये लीजिए आ गए हम लोग 0 से 5 पर। क्या अब उसके बाद कोई अंक है, तो उसके बाद कोई अंक है या नहीं है। आप चाहे तो यहाँ 5 लिख सकते हैं, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, ताकि आपको यह पता चले कि यहाँ से जब यहाँ गए तो हम लोग 5 अंक या 5 कदम आगे गए हैं, इसका यही मतलब होता है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर दूसरा का खंड नंबर दूसरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का खंड नंबर तीसरा कैसे होगा। ये थोड़ा सा उन सबसे हट के है और आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पर। चलिए सबसे पहला काम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, वही ये हो गया संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर कितना अंक दर्शाइएगा, तो 9 को ना, तो 9 को दर्शा दीजिए 0 से। ग्यारह तक हो गया। चलिए अब देखिए हमको शुरू कहाँ से करना है, हमको शुरू तो 0 से करना है, और 0 से कहाँ तक जाएंगे, 2 तक। पहला क्या है, 2 है, तो 0 से शुरू कीजिए, 2 तक चले गए। ये तीर लगा दीजिए ताकि दिखा दीजिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अब 2 के बाद तो 3 है, तो आप ये मत गड़बड़ी कर दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ चल जाइएगा, ना नहीं नहीं करना है। अब 2 में 3 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप चाहे यहाँ से बुद्धिमानी से इसको जोड़ करके 5 पर चले जाइए, या फिर यहाँ से 3 अंक ऐसे करते करते यहाँ पर पहुँचे, से 1 2 3 यही ना पहुँचिएगा। तो इसका ये मतलब होता है, यहाँ नहीं लगाना है। चलिए हम लोग 5 पर जाते हैं, सीधा 5 पर आगे इस तीर को दिखा दीजिए। अब जब इसको जोड़े तो 5 आ गया। अब 5 में क्या करना है, 4 जोड़ेंगे ना, तब तो 9 आएगा। तो आप 4 अंक चाहे तो इससे खसक लीजिए और चाहे डायरेक्ट 9 पर चले जाइए। ये मत गड़बड़ कर दीजिएगा कि फिर वापस यहाँ से यहाँ रिटर्न मार दीजिएगा, ये तो उल्लू वाला काम हो जाएगा। और आपको उल्लू नहीं बनना है, लोमड़ी बनना है, चालाक, समझिए। तब यहाँ कहाँ चले जाएंगे भैया, 4 अंक और आगे चले जाएंगे तो 9 पर। देखिए 1 2 3 4 9, तो सीधा जो गाज है ना उस पर गिरा दीजिए 9 पर, सीधे जाकर लटक जाएगा। इतना बात हो गया। अब फिर क्या करेंगे कि एक बहुत बड़ा से तीर बनाएंगे और उसको सीधे ले जाकर 9 पर गिरा देंगे, ताकि यह पता चले कि ये 0 से लेकर 9 तक ही 9 है। बस इसको ऐसे दर्शा दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो यहाँ 2 दिखा दीजिए, यहाँ 3 दिखा दीजिए, और यहाँ पे 4 दिखा दीजिए, और यहाँ पे 9 दिखा दीजिए। इससे एग्जामिनर यही समझेगा कि लड़का थोड़ा सा बुद्धिमान है, सोचा समझा वाला है, पढ़ाई लिखाई करता है, सबसे अलग है। इससे एग्जामिनर क्या होगा कि खटाक से आपकी कापी एकदम बढ़िया से जांचेगा और अध्यापक भी आप पर फोकस करेंगे। तो चलिए ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझिए। निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब जो खाली जगह है उसको हमको क्या करना है कि भरना है।
चलिए देखते हैं। अब लिखा है 345 प्लस 789 बराबर इतना। अब यहाँ पे जगह खाली है लेकिन यहाँ 345 दे दिया गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर आपको कहीं भी किताब, गणित के किताब में अगर बराबर का चिन्ह दिख जाए, बराबर के इस तरफ, बराबर के उस तरफ, अच्छा इसको ऐसे समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, बराबर के उस तरफ को। अब बराबर के इस तरफ को बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो इसको आपको ऐसे समझना है, ये जो हम लोग का दायां होता है दायां हो गया, ये जो बायां होता है ये बायां हो गया। अब समझेंगे, जरा सोचिए कि 345 इधर भी है, 345 उधर भी है, लेकिन यहाँ क्या भराएगा ये हमको पता नहीं है। तो यहाँ क्या भराएगा आपको यही वाला चिन्ह बताएगा। यह चिन्ह यह बताता है कि उस तरफ जितना है इस तरफ भी इतना होना चाहिए। मतलब जैसे अगर तराजू का पल्ला होता है, इस पल्ले पर जितना भार है उतना भार इस पल्ले पर भी होना चाहिए। समझिए, अब मेरे हाथ में 10 का एक नोट है और इस हाथ में 10 का सिक्का है। मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ कौन इसमें बेसी है, तो आप क्या कहेंगे कि 10 का सिक्का बेसी है। कौनो बेसी नहीं, यहू में 10 है और यहू में 10 है। तो इसी तरह से यही चिन्ह बताता है। तब देखिए यहाँ पे 345 जो था यहाँ पे शुरू में था और यहाँ पे यहाँ चला गया है। और इसका मतलब होता है कि जितना इधर होना चाहिए उतना उधर भी होना चाहिए, चाहे जोड़ के चाहे घटा के, जैसे तैसे। बेसी घटबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैटर गड़बड़ा जाएगा, तब वो समीकरण नहीं कहलाएगा। देखिए यहाँ पे योग संवरक का नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो इधर वाला ईमत मिल गया, अब यहाँ क्या भराएगा, तो यहाँ न भराएगा, 789 जाके इसमें भरा जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, यह योग संवरक का नियम का पालन कर रहा है। जरा ध्यान से देखिए इस बात को। आते हैं दूसरा पर, ये क्या 2889 धन 0। अब भैया इसमें जब जोड़िएगा तो यह नहीं आएगा, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि ये कौन सा नियम है। तो योग का तत्समक अवयव नियम आपको मैं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया तो जस्ट अभी देखिए, वीडियो के पीछे कीजिए और देखिए। मैं बताया था कि जब भी किसी संख्या में जीरो को जोड़ते हैं या किसी जीरो को किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वह संख्या आता है, उसको क्या कहते हैं, योग का तत्समक अवयव। तो यही ना 2 8 8 9, यही में भरा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इतना फैल जाएगा। तीसरा में 234 प्लस 456 धन 789 बराबर। अब बराबर आ गया तो जो इधर है यह इधर आना चाहिए, चाहे जोड़ के घटा के गुणा करके भाग करके चाहे जैसे भी इतना आना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, 456 यहाँ भी है और 789 यहाँ भी है। अब यहाँ क्या भराएगा यही हमको बताना है। तो चिन्ह कहता है बराबर का कि जितना में बाएं है उतना दाएं भी होना चाहिए, या फिर जितना दाएं है उतना बाएं भी होना चाहिए। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, क्या यह सहचार का नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सहचार नियम कहता है कि अगर आपके पास 3 गो पूर्णांक है तो तीनों पूर्णांक आप अगर बारी बारी से जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे है, तो उनका योगफल समान आता है, योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एक बार इन दोनों को ले लिया गया है, एक बार इन दोनों को ले लिया गया है, तो यहाँ ना बचेगा। तो इसी को यहाँ पे क्या नहीं, कौन वाला बचेगा, ये वाला ना बचेगा। तो इसी को यहाँ पे भर देंगे 234, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था, तीनों खंडों में 3 नियम आपको देखने को मिले जो कि इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज चलिए देखते हैं इस इकाई 2 का जो अभ्यास 2A है, यह उसका अंतिम प्रश्न है। तो देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया इसमें है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि क्रम का बदल जाना, आगे है तो पीछे, पीछे है तो आगे। नहीं है
क्रम विनिमय नियम मतलब घटाने पर क्रम विनिमय नियम नहीं है बोल रहा है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। अब इसको हमको जांचना है कि क्या घटाने की जो संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, यही हमको देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3 युग्म लेते हैं। 3 युग्म ले लेते हैं। पहला युग्म मान लीजिए कि हमारा है 3 और 5 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अगर हम लिखे 3 - 5 बराबर में -2 आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लिख देते हैं घटाने के बाद। ये तो हो गया। अब क्रम विनिमय नियम देख लीजिए। तो अब 3 के जगह 5 और 5 के जगह रख देंगे 3। ये तो हमारा किस में आएगा, धन में आ गया, मतलब धनात्मक आ गया। तो इससे क्या होता है कि भैया घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो मान आया है ना, मान तो एकदम बराबर है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। और ये जो 2 आया है माइनस वाला, यह एक पूर्णांक नहीं है। इस बात को भी ध्यान देना, पूर्णांक नहीं है। लेकिन यह जो 2 आया है यह एक क्या है, पूर्णांक है। इसको भी आपको ध्यान देना है। तो एगो है और एगो नहीं है, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ये तो एक युग्म था। दूसरा युग्म और देख लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग दूसरा युग्म ले लेते हैं। मान लीजिए कि 10 है और 12 है। अब इसमें हम लोग कम करते हैं। तो 10 - 12 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -2 ही आएगा। और फिर अगर हम 12 में से 10 को कम करें तब +2 आएगा। तब बताइए क्या यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, नहीं करता है। तीसरा युग्म देखते हैं। कपड़ा कहाँ गया भाई। चलिए तीसरा युग्म मान लेते हैं हम लोग। 15 और 22। कोई युग्म आप ले सकते हैं, इसमें कोई ओन बाउंडेशन नहीं है। अब हमको इसमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे कि 15 में से 22 को कम करेंगे तो हमारा -7 में निकल कर आएगा। अब आप क्रम विनिमय कर दीजिए, मतलब क्रम को बदल दीजिए। तब 22 - 15 बराबर 7 आएगा, जो कि प्लस में आएगा। और यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इससे पहले भी मैंने जब आपको नियम बता रहा था, 5वां नियम में शायद मैंने बताया था कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कब? जब घटाने की संक्रिया होगी तब। तो दोस्तों उम्मीद यही करता हूँ आपसे कि ये जो इकाई 2 का अभ्यास नंबर 2A है, यह आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया तो यह अभ्यास होता है खत्म। अब हम लोग अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे और हम लोग अगले अभ्यास में मिलेंगे और अभ्यास होगा 2B। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा और यह उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो।